वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट की दुनिया जितने फायदे की है, यहाँ उतने ही खतरे भी मौजूद हैं। इंटरनेट के इस वर्चुअल वर्ल्ड के हर कोने में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स छुपे हुए हैं जिनकी नजर आपके बैंक बैलेंस से लेकर आपकी पूरी ऑनलाइन लाइफ पर रहती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक दशक में साइबर क्राइम्स की तादाद 25 गुना तक बढ़ गई है। पिछले 10 सालों में इंडियन पीनल कोड के आईटी एक्ट के तहत 36,000 केस दर्ज किए गए, जिनमें 24,140 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। और ये आंकड़े तो अकेले भारत के हैं, ग्लोबली तो तस्वीर और भी भयानक है। लोकसभा में पिछले साल पेश हुए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 35 करोड़ लोगों का इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस है, जो हर बढ़ बढ़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी के इस दौर में सेफ इंटरनेट की जरूरत और भी बढ़ गई है। इसलिए आज इसी बिजनेस की इस खास पेशकश में हम इंटरनेट से जुड़े इन खतरों से आपको वाकिफ कराएंगे, साथ ही इन खतरों से कैसे निपटें इसका भी उपाय बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तेलंग। इंटरनेट जरूरत है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले फ्रॉड का शिकार नहीं हो जाएं, इसके लिए जरूरी है जानकारी। वो जानकारी जो यूजर्स को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचाती है, वो जानकारी जो अकाउंट हैक होने से बचाती है, वो जानकारी जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में बताती है। हम अपने इस खास शो में इंटरनेट पर होने वाले धोखे और उससे बचने का उपाय बताएंगे। इंटरनेट के धोखे से बचाने के लिए हमारे साथ होंगे साइबर एक्सपर्ट भी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी दिनेश शर्मा के पास, जो आपको बता रहे हैं कार्ड क्लोनिंग की समस्या के बारे में। तो दिनेश, बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि हम सबको पता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हैं, और आज हम आपको और हमारे सारे ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि आखिर किस किस प्लेटफॉर्म पर और किस किस तरीके से आप इंटरनेट का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे उसके नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम वीडियो वॉल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ड क्लोनिंग की। जी हाँ, कार्ड क्लोनिंग आजकल बहुत सबके पास ही, हमारे पास डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो हाईटेक कॉन्टैक्टलेस डिवाइस से 1 सेकेंड में लगभग 15 कार्ड्स को क्लोन किया जा सकता है। इतना ज़्यादा ये जल्दी हो चुका है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि कार्ड क्लोनिंग से लोगों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमें काफी सारे केसेस देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी तक एक भी कोई सख्त कानून हमें देखने को नहीं मिला है। जी अभिषेक। दिनेश ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इस जानकारी का दरअसल ये तो डराया दिनेश ने, पर इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसको बताने के लिए मेरे पास हैं भारत के जाने माने साइबर एक्सपर्ट राहुल त्यागी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ल्यूसिडियस कॉर्प से। और ल्यूसिडियस कॉर्प वो कंपनी है जो भीम ऐप से लेके इंडिगो एयरलाइंस जैसे कई बड़े बड़े क्लाइंट्स की सिक्योरिटी को पुख्ता बनाती है। तो राहुल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये किस तरीके से दरअसल ये जो कार्ड क्लोनिंग का ये जो बहुत खतरनाक चीज है, बिकॉज आप एटीएम मशीन एक भरोसे के साथ इस्तेमाल करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, आपके पिन कार्ड सब सेफ रहेगा, पर कार्ड क्लोनिंग तो इन सारे चीजों के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। जी बिल्कुल, अगर आप कार्ड क्लोनिंग की बात करें तो ये अभी की समस्या नहीं है। ये ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल पहले से बहुत ज़्यादा तरीके से चल रहा है आउटसाइड इंडिया में। इंडिया में बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन ये कुछ ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। अगर आप कार्ड क्लोनिंग का पूरा व्यू देखें ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अपना कार्ड देते हैं बिल के बाद, और आपका वेटर आपका कार्ड लेके जाता है और स्वाइप मशीन लेके आता है। अब मोस्टली क्या होता है कि आपको पता है कि स्वाइप आप तभी करोगे जब मशीन आपके पास आएगी, लेकिन आप फिर भी उसको अपने कार्ड अंदर डाल के देते हो। अब जिस टाइम से आपने वो कार्ड उसको दिया और जब तक वो पहुंचा मशीन लेके आया, उसके अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्किमिंग डिवाइसेस, जो पिछले 10-15 साल से बहुत तरीके से चल रहे हैं, जिसके अंदर जैसे आपकी एटीएम जो आपकी मशीन होती है स्वाइप कार्ड, वैसे एक छोटा सा कार्ड होता है जिसके अंदर आप स्वाइप कर दीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कार्ड की उसके अंदर आ जाती है। अब आपने उस 15 सेकंड के अंदर जब बंदा वो गया, उसने स्वाइप कर भी लिया, आपको पता नहीं लगेगा। उसके बाद आपकी जो डिटेल होती है डिजिटल फॉर्म के अंदर, जो बंदा क्रिमिनल किसी और रशिया के अंदर कहीं पर बैठा है, वहाँ पर उसका कार्ड का क्लोन किया जाता है। कार्ड क्लोन करने के बाद वहाँ से आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपने कहाँ पे वो यूज़ किया था। तो इस तरीके से कार्ड क्लोनिंग होती है।
हाँ हाँ राहुल और दिनेश, इस चीज़ में हम एक और गेस्ट को जोड़ना चाहेंगे। गूगल से हमारे साथ में सुनीता मोहंती जुड़ रही हैं। तो सुनीता, आपके हिसाब से आज की तारीख में इंटरनेट जो है उसको आप कितना ज़्यादा सेफ मानती हैं? आज की तारीख में मैं इंटरनेट को 100% सेफ मानती हूँ। हम लोग घर बनाना नहीं छोड़ते हैं चोरी के डर से। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट आई थिंक वी शुड नॉट स्टॉप यूजिंग इंटरनेट बिकॉज वी आर fearful of attacks or safety. I think all of us have a personal responsibility to be safe on the internet, and it's a wonderful avenue for us to educate ourselves and get information. So please, it's 100% safe. Use the internet safely. बिल्कुल एकदम सही बात की, लेकिन राहुल एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर हमें जो है एक इंटरनेट की सेफ्टी काफ़ी हद तक हमारे हाथ में भी होती है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो हाथ में होती है। पर इस वक्त दिनेश के पास में चलना चाहूँगा। दिनेश, एक और खतरा आप हमें बताने वाले हैं, क्या है? जी बिल्कुल अभिषेक, हम सभी लोग आज के टाइम पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, भले चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, प्रोफेशनली भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब वीडियो कॉल पर हम चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग सबसे ज्यादा इसका हमें देखने को मिल रहा है, और साथ में सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी पर गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हम सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन उस पर ले आते हैं तो उसकी काफी ज्यादा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरों का बहुत गलत इस्तेमाल होता है, और ये सारी चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि आखिर कितना हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो जी अभिषेक, बिल्कुल सही बोला। और राहुल, इस वक्त जो है दरअसल सेफ इंटरनेट डे आज हम मना रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा साइबर बुलिंग को लेकर होता है। बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए, बच्चों के मन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है इस सारी चीज़ का। सो इससे किस तरीके से अपने हम बच्चों को बचाएं, या किस तरीके से सोशल मीडिया को और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाएं? ये देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। फेसबुक ने या बाकी सोशल मीडिया ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल के साथ कुछ मिसयूज़ होता है तो आप रिपोर्ट करके बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है इंडिया में मोस्टली। दूसरी जो चीज़ है वो पेरेंट्स का उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर ध्यान। अगर आप, मैं पूछूं, अगर आपको कोई बच्चा है तो आपको बड़ा ध्यान रखोगे कि उसका कोई बाहर है, उसका दोस्त, संगति अच्छी रखनी है, आपके अपने दोस्त अच्छे रखने हैं, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान देते हो। लेकिन अगर आप व्यूअर से पूछूंगा, उनको पता है आप उनके बच्चे फेसबुक पे किस किस से बात करते हैं, कितने दोस्तों को वो जानते हैं, उनको शायद ही पता होगा इस चीज़ के बारे में। मैं नहीं कहता कि उनको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करनी चाहिए, बट थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करूँगा मैं, कि एक केस स्टडी था जिसके अंदर एक बच्चा था, उसको रोज़ अपने माँ बाप उसको लेने आते थे स्कूल में, और ड्राइवर नया भेजते थे जिस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ था। बच्चा रोज डालता था कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चा इतना क्यों डालता है। और हुआ क्या, क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड ट्रैक कर रहे थे। और हुआ क्या, एक दिन उस बच्चे के ड्राइवर लेट हो गया, उसने बोला आई एम सिटिंग हियर वेटिंग फॉर माय कैब, इट्स लेट। क्रिमिनल उसको ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी कि हम अपने पापा ने भेजा, एंड दे गॉट द चाइल्ड देयर, किडनैप कर लिया। नाउ इस इंफॉर्मेशन में इंटरनेट नो डाउट एक फ्रेंड्स का या अपने आइडिया या दोस्त बनाने का माध्यम है, बट ऑन द अदर हैंड हमें ये सिखाना चाहिए अपने बच्चे को कि कौन सी चीज़ डालनी है इंटरनेट पे, कौन सी नहीं डालनी, ताकि वो हमारे ऊपर वापस ना आ सके। बिल्कुल, तो एक तरह से नजर रखनी अपने बच्चों पर, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन लाइफ के ऊपर उतनी ही ज्यादा जरूरी है। पर अभी बात करते हैं, गूगल इंडिया से हमारे साथ जुड़ी हैं मिस सुनीता मोहंती। तो सुनीता, मुझे ये बताइए कि इंटरनेट पर सबसे बड़ा खतरा आपके हिसाब से क्या है? आज के टाइम पे 100% इंटरनेट सेफ है। जैसे मैं बोल रही थी, वी कांट स्टॉप यूजिंग द इंटरनेट इन द फियरिंग सेफ्टी. We have to do little things to stay safe on the internet, and all that we have to do is be careful of how we use the internet, be responsible, and be able to raise a complaint when we see there is a vulnerability in the internet. राहुल, यहाँ सुनीता ने अपनी राय जो रखी, पर आपके हिसाब से इंटरनेट पर सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? देखिए, मैं थोड़ा सा इनकी राय से मैं सहमत हूँ, बट थोड़ा सा इससे डिफर करूँगा, बिकॉज ये हम करते हैं तो हम देखते हैं चीज़ों को। तो देखिए, अगर 100% सिक्योरिटी की बात करें, अगर आपको चाहिए, इसमें दो मेन प्लेयर हैं जो करेंगे। एक तो है जो टेक्नोलॉजी सर्विस बनाने वाला, और एक जो यूज़र करने वाला।
अब जब टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं वो सही रहे, लेकिन अगर यूज़र ही उसको यूज़ करने में कोई गलती कर देता है तो फ्रॉड तो तब भी हैपन होगा। तो इसमें आप 100% सिक्योरिटी का पैरामीटर ले नहीं सकते। तो पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा देयर इज़ नो 100% सिक्योरिटी। आपके घर के लोग की सिक्योरिटी भी 100% नहीं है, तो ये तो फिर भी इंटरनेट है। दूसरी चीज़ है कि मेरे ख्याल से जहाँ पर हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो एक म्यूचुअल एफर्ट है जो गवर्नमेंट का, एजुकेशन सिस्टम का और अलॉन्ग विद दैट जो टेक्नोलॉजी मेकर वाले हैं उनका। अगर ये तीनों बॉडीज़ अपना पूरा ध्यान देती हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, एंड डेफिनेटली हम एक सिक्योर डिजिटल इंडिया को देख सकते हैं बड़ा आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिनेश, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा, अगला कौन सा खतरा आप बताने वाले हैं अब? जी बिल्कुल अभिषेक, अगला खतरा वो है जो ना सिर्फ 1-2 साल से बल्कि तब से चला आ रहा है जब से इंटरनेट आ चुका है। तो हम बात कर रहे हैं ईमेल सिक्योरिटी की। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ईमेल सिक्योरिटी के समय क्या क्या दिक्कतों की क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर सेकंड में 12 लोग साइबर अपराध के शिकार होते हैं। जी हां, रोजाना दुनिया भर में जितने भी ईमेल्स भेजे जाते हैं उसमें से 90% ईमेल स्पैम होते हैं। जी हां, अगर हम ग्राफिक्स की तरफ जाएं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत दुनिया भर में कुल फिशिंग मात्रा के साथ चौथे स्थान पर आता है, यानी कि चौथे नंबर पर रैंक करता है जब फिशिंग के मामले यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग ईमेल्स अपने आईडी हैं और ईमेल का इस्तेमाल करते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफी ज्यादा हैकिंग की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। जी अभिषेक। राहुल, यहां पर जो दिनेश ने बताया कि ईमेल एक ऐसी चीज़ है कि ना सिर्फ हमारी पर्सनल हम अपने अकाउंट्स चेक करते हैं, बल्कि ईमेल हमारे कॉरपोरेट लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी काफ़ी हद तक अपना रोल निभाती है। ऐसे में अगर इतनी स्पैम ईमेल्स आती हैं, ईमेल के ज़रिए इतने ट्रोजन, इतने वायरस के अटैक हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें हम जिसके कारण से हमारी ईमेल है कम से कम वो सुरक्षित रहे? देखिए, ईमेल अगर हम बात करें तो वो 2 तरीके की ईमेल होती है। एक होती है आपकी बिजनेस ईमेल और एक होती है आपकी पर्सनल ईमेल, जिससे आप पर्सनल चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से हर बंदे को 2 ईमेल्स को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, मेरा फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, लिंक्डइन तो नहीं, ट्विटर है मेरा, बाकी इंस्टाग्राम है, तो उसके लिए मैंने एक पर्सनल आईडी बना के रखी है जिससे मैं कोई भी बिजनेस का काम नहीं करता। और दूसरी आईडी है जो मेरी कंपनी की आईडी है, या मैं एक अलग से आईडी बना के रखता हूँ जिससे सिर्फ मैं ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ, अपने वॉलेट्स के अंदर उसको रजिस्टर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं मोस्ट प्रोबेबली एक आम इंसान से थोड़ा सेफ रहने की कोशिश करता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी चाहिए व्यूअर्स को, कि हर एक ईमेल सर्विस आज की डेट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन नाम की एक चीज देता है, जिसके अंदर कोई भी बंदा जिसको अगर आपका पासवर्ड भी पता चल जाता है वो तब तक आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता जब तक आपके मोबाइल का जो मैसेज आया उसको वेरिफिकेशन का वो उसके पास नहीं है। तो जितनी बार आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड देने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, जस्ट लाइक जैसे आप ओटीपी कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के तरह। तो अगर आपका सारे अकाउंट्स ऐसे ही ईमेल के साथ अटैच हैं, क्योंकि ईमेल होता है आपका रीढ़ की हड्डी पूरे इंटरनेट की, क्योंकि उससे ही आप फेसबुक पे रजिस्टर करते हो, ट्विटर भी रजिस्टर करते हो, बाकी सारी चीज़ें। अगर आपका ईमेल सुरक्षित है इस तरीके से, ऑलमोस्ट 70 से 80% अगर आप यही एक चीज़ कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट बाकी जो बाकी फिशिंग अटैक्स हैं बाकी हैं उनके ऊपर तो फिर भी वी कैन डिबेट, बट मेजोरिटी ऑफ अटैक्स से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। और ना सिर्फ ईमेल, जो डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो होता है वो आप ट्विटर जैसे ऐप के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ट्विटर अकाउंट्स को, क्योंकि कई बार जैसे हम जैसे जर्नलिस्ट हैं, ऑफिस के ट्विटर अकाउंट्स भी हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं। सो ऐसे में अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अगर ट्विटर जैसे ऐप की तरफ भी हम इस्तेमाल करें तो काफी हमारी ऑनलाइन लाइफ और ज्यादा सिक्योर हो सकती है। तो दिनेश, एक और खतरा बता दीजिए जरा। जी बिल्कुल। अगला खतरा ये होगा कि हम डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने देखा है कि काफी ज्यादा लोग ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि डिजिटल वॉलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पहली परेशानी ये है कि नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल तो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हैकिंग की प्रॉब्लम आई है। कई लोगों को मोबाइल वॉलेट से परेशानी हुई है, उनके पैसे ले लिए गए हैं, कहीं और चले गए हैं। और ई वॉलेट कानून के लिए सुरक्षा मानक अभी तक नहीं है, जिसका फ़ायदा काफ़ी लोग अभी भी उठा रहे हैं। तो जी, ये कैशलेस इकोनॉमी और डीमोनेटाइजेशन के बारे में मैं एक बार फिर से सुनीता के पास जाना चाहूंगा। सुनीता, आप मुझे बताइए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तो बढ़ रहे हैं, ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन साथ ही खतरे भी उतनी ही रेशियो में बढ़ते चले जाएंगे। तो कितने तैयार हैं हम इस कैशलेस इकोनॉमी के लिए? और दूसरी, गूगल की अपने लेवल पर तैयारी कितनी है, सरकार की कितनी मदद कर रहा है गूगल इसमें?
So Google is prepared as a team that supports customer advocacy. We are working with the consumers to make sure that any transaction they do in the internet, especially in a demonetization world, is a safe transaction. We have actually partnered with the Ministry of Consumer Affairs to create a docket that actually teaches consumer how to stay safe on the internet, especially with respect to financial transactions. It is available at the Ministry of Consumer Affairs microsite. So please go and check that. It's got wonderful tidbits on how to stay safe on the internet and how to do a safe financial transactions today. सो राहुल, यहाँ पर मोबाइल वॉलेट कंपनीज को लेकर आप बहुत क्लोजली काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी मोबाइल इवन जो भीम ऐप है उसकी भी सिक्योरिटी को आप पुख्ता करने की आपकी कंपनी काफ़ी मेहनत कर रही है उस चीज़ में। सो आप मुझे बताइए कि दरअसल जो मोबाइल वॉलेट है या जो एक कैशलेस ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं वो दरअसल कितने ज़्यादा सेफ़ हैं और क्या हमें करना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा सेफ़ हो जाएं? देखिए, अगर मोबाइल वॉलेट की बात करें, जो रेवोल्यूशन अभी इतने टाइम पे आया है, तो बड़ी लास्ट टाइम भी हमने एपिसोड में बोला था कि जब भी कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो क्रिमिनल का वो सबसे बड़ा टारगेट बन जाती है। और वी आर ए कंट्री ऑफ 1.25 बिलियन पीपल, तो इससे अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी कहीं वर्ल्ड में ही नहीं मिल सकता। तो सारी ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के हैकर, फॉरेन के हैकर आउटसाइड इंडिया के भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर हमें वॉलेट को सिक्योर करना है तो सबसे पहले कंपनी की जिम्मेदारी, वो इतनी अच्छी वैलिडेशन करे अपनी सॉफ्टवेयर की कि जो उन्होंने मांगा है पैसा ट्रांसफर करना वो तो हो ही रहा है, क्या वो अच्छे से हो रहा है। अगर कोई अटैक आता है वो खुद अपनी सिमुलेशन अटैक करके टेस्ट करके रखें, उनकी कैपेसिटी के अंदर है। दूसरा होता है आपका अवेयरनेस का। अवेयरनेस क्या है कि यूज़र उनको मैनुअल्स रिलीज़ करने चाहिए कितने सारे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मैनुअल रिलीज़ किए जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से सेफ। आप टीवी पे ऐड भी देखते होंगे थोड़ी बहुत कि किसी को पिन मत बताइए ये चीज़। तो ये एक इंडिया कभी भी कहते हैं ना किसी चीज़ को फोर्स करके नहीं चलेगा, आपको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। जब साइबर सिक्योरिटी का मूवमेंट बना देंगे तो वी कैन अचीव दिस। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, वॉलेट्स हैक नहीं हो रहे, वो स्कैम के थ्रू होते हैं। अगर आपको फ़ोन आता है और बंदा पढ़ा लिखा नहीं है इतना तो वो उसके चक्कर में आ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी एक बिजनेसमैन को या एक पढ़े लिखे इंसान को प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप क्लेम किसको करें। आप पेमेंट वॉलेट के पास जाते हैं, वो बोलता है कि हमें बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा। बैंक बोलता है कि आपने मनी ऑलरेडी पेमेंट अपने इसके अंदर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लिया है तो आप उनसे बात कीजिए। और इस सिचुएशन के ऊपर रेगुलेटरी बॉडीज को थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा ताकि कस्टमर को एक बड़ा ईजी प्रोसेस मिले जाने के लिए इसमें। बिल्कुल, मतलब जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी ऑनलाइन लाइफ को सिक्योर बनाना है तो। दिनेश, एक बार फिर से आपके पास चलते हैं, कौन सी एक और परेशानी लेकर आ रहे हैं अब आप? जी, परेशानी ये वो परेशानी है जिसका स्वाद तो सारे लेना चाहते हैं क्योंकि फ्री होता है, लेकिन उसके रेपरकशंस, उसकी प्रॉब्लम्स को लोग नहीं समझ पाते जब उसको कंज्यूम करते हैं। हम बात कर रहे हैं पब्लिक वाईफाई या फ्री वाईफाई की, तो इसमें काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्री वाईफाई से आपकी डिवाइस को हैक करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप फ्री वाईफाई लेते हैं तो हैकर के पास आपकी जानकारी आसानी से पहुंच जाती है। आपको इसके साथ हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि 26/11 मुंबई हमले के दौरान टेररिस्ट ने फ्री वाईफाई का इस्तेमाल किया था और ये हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है हम सभी जानते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, मतलब फ्री का माल जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मतलब अगर आप फ्री वाईफाई इस्तेमाल करते हैं तो उसके खतरे बहुत बड़े हैं। और जैसे 26/11 हमलों के बारे में अगर हम बात करें तो सानपाड़ा जो मुंबई, नवी मुंबई का एक इलाका है, वहाँ की कॉलोनीज के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके ईमेल्स भेजे गए थे दूसरे देशों में, जिससे सारा स्कैम का मालूम चला था। एनीवे, राहुल ये बताइए कि फ्री वाईफाई, क्योंकि हम लोग कभी भी ट्रैवल करते हैं तो फ्री वाईफाई जोन हमें कई मिलते हैं, 5 स्टार होटल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस में। तो ये फ्री वाईफाई जोन में इंटरनेट एक्सेस करना, इंटरनेट सर्फिंग करना, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, अगर आप किसी बड़े होटल में रुके हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने प्रोटोकॉल्स के अंदर उस सिक्योरिटी को बड़ा ध्यान में रखती है और उसके वैलिडेशन चेक लगा के ही वो सर्विस ऑन करती है। बट अगर आप कैसे सिंपल किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं तो देर आर बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी। अब क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो अब जैसे आपको पता है काफ़ी सारे फ्री आ रहे हैं आजकल हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन फ्री में, तो लोग हैप्चुअल होते जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि बंदा एक फ्री का सिम लेगा, उसके अंदर अपना इंटरनेट चलाएगा और फ्री हॉटस्पॉट दे देगा कंपनी के नाम से, उसी होटल के नाम से जिसमें वो बैठा हुआ है। अब उसके 3-4 सेम नाम के हैं तो आप कनेक्ट कर लोगे। अब उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो अपने कंप्यूटर से वाईफाई को, तो सेंटर में से वो कोई भी पॉसिबिलिटी है वो देख सकता है कि आपने क्या भेजा है। इसे बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक हैकिंग के टर्म के अंदर। और इससे बचने के लिए तो स्पेशली तो आप ऑनलाइन बैंकिंग जितनी कम हो सके उतनी करिए, बाहर से नहीं करनी है, फ्री वाईफाई पे नहीं करनी है। और एक वीपीएन कनेक्शन रखिए। वीपीएन कनेक्शन क्या होता है आपका कि हर एक मोबाइल के अंदर आप अगर खोल के देखें, एंड्रॉइड, iOS कोई भी, उसके अंदर
अंदर होता है वीपीएन कनेक्टिविटी। फ्री ऑफ कॉस्ट वीपीएन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपके मोबाइल से कुछ भी बाहर जाएगा, वो अगर राहुल भेजा है मैंने आगे, तो वो राहुल नहीं जाएगा, राहुल बन जाएगा #-2, ताकि मतलब उसको कोई एनक्रिप्ट हो जाएगा। अगर कोई इसको पकड़ भी लेता है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि भेजा क्या है, जिससे आपकी सर्फिंग एटलीस्ट 90% तक सिक्योर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटी मोटी बात अगर हम ये करें कि इंटरनेट सिक्योरिटी आपकी तभी तक है जब तक आप खुद अपने आप में जागरूक रहें। और आज हमने यहां जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपको 5 ऐसी परेशानियां बताई जिनके कारण आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, और उससे ज्यादा कम से कम 10 से लेकर 15 सॉल्यूशंस बताए।